वेलकम बच्चों। आज मैं आपको 9th और 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे होंगे 9th 10th की केमिस्ट्री क्यों? फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि जब मेरे पास बच्चा 11th या फिर 12th में आता है तब उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं और फिर उसके साथ साथ मुझे भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। दूसरी बात, अगर फंडामेंटल्स वीक हैं और उस केस में फिर आप ये सोचते हो कि आप IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन करोगे तो शायद ये आपका ख्वाब ही रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है बच्चों कि 9th की और 10th की केमिस्ट्री आपकी मजबूत की जाए, यानी कि आपकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन को मजबूत किया जाए, नींव को स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि मेरे बच्चों, अगर नींव मजबूत होगी, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग तभी आप बना सकते हो जब आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। इसीलिए ये आपका 9th 10th और इसकी जो फाउंडेशन है ये मैं आपकी मजबूत करूंगा। बच्चों, पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं, 9th 10th के फर्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड के जो 9th 10th के कंपाउंड्स हैं वो 9th 10th के कंपाउंड्स के फॉर्मूले को कैसे लिखा जाए, उसको किस तरीके से लिखा जाए, फॉर्मूला राइटिंग किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स की। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स मेरे बच्चों, ये जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स है ये एक लॉ पर बेस्ड है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर आपको ये लॉ क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी कंपाउंड के नेम को लिखिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये बिल्कुल नेचर्स लॉ है। ये नेचर ने बनाया है, नेचर्स लॉ है। नेचर इसी पर चलती है, नेचर का लॉ है, पूरी दुनिया इसी पर चलती है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर चलती है। बच्चों, किसी भी सिस्टम को अगर स्टेबल होना है, अगर कोई सिस्टम स्टेबल होना चाहता है तो उसे इस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। स्टेबल सिस्टम के लिए ये जरूरी है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जरूरी है। अगर ये लॉ फॉलो नहीं होता है तो सिस्टम को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अब आप कहेंगे कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या चीज है? आखिर कुछ भी नहीं है भाई। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू होना चाहिए हमेशा ही टोटल निगेटिव चार्ज के। किसी भी सिस्टम में अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल है तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल नहीं है तो सिस्टम फिर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकता है, या वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा या फिर वो सिस्टम कम स्टेबल होगा। मेरे बच्चों, अगर कंपाउंड को, जो आपका कंपाउंड है, उसे स्टेबिलिटी लेनी है तो कंपाउंड में जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, उनका टोटल चार्ज निगेटिव पार्टिकल्स के टोटल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। जैसे बच्चों हम बात करते हैं
एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं वो किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल कैल्शियम फॉस्फेट का। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट का हमने पहला एग्जाम्पल लिया है भाई, ये जो कैल्शियम है इसका फॉर्मूला है Ca+2 और जो फॉस्फेट है इसका फॉर्मूला है PO4 -3। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल होना ही चाहिए, सिस्टम तभी स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए, सिस्टम तभी स्टेबल हो पाएगा, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये 3 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दो, तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज आया है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 आ जाएगा। यहां पर टोटल निगेटिव चार्ज को टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल करना है, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल निगेटिव चार्ज जो आएगा वो टोटल निगेटिव चार्ज -6 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल हो गया। और इसको लिखने का तरीका है Ca3PO4 होल ट्वाइस। फिर बच्चों ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। किसका फॉर्मूला बना, इस कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कुछ भी नहीं करना है, कैल्शियम का चार्ज आपको रटा होना चाहिए, फॉस्फेट का चार्ज आपको रटा होना चाहिए। कैल्शियम के पास +2 चार्ज होता है, फॉस्फेट के पास -3 चार्ज होता है। अगर इनको कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। और कैसे, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। ये तभी हो पाएगा जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, 3 2 जा 6 पॉजिटिव चार्ज बन जाए, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, 2 3 जा 6 निगेटिव चार्ज बन जाए। और इस तरीके से ये कंपाउंड बन के तैयार हुआ है जिसका फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस है। इस कंपाउंड का नाम कैल्शियम फॉस्फेट है। तो मेरे दोस्तों ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। आप देखिए, बताओ कि क्या ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये नेचुरल है? क्या ये लॉ नेचर्स लॉ है? बिल्कुल, ये नेचर्स लॉ है, नेचर्स लॉ है, नेचुरल लॉ है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? ये था वीरू, ये थी बसंती। वीरू ने बसंती से कहा शादी करेगी मुझसे, शादी करेगी मुझसे। अब बसंती बोलती है, ये बोली क्यों? तो वीरू बोलता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये फॉलो करना है। इसीलिए लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉलो करना है। इसीलिए तो मेरे दोस्तों ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 100% नेचुरल है। वही सिस्टम स्टेबल होता है जहां पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉलो होती है। अब जरा आगे देखो, कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या? जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट। अब जरा देखो एल्युमिनियम सल्फेट को, भाई साहब आपको रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? Al+3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर रटना नहीं है, ये तो जैसे ABCD आपने रट रखी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, उसी तरीके से आपको ये याद होना चाहिए कि ये Al+3 है, ये SO4 -2 है।
अब देखो इस पर चार्ज कितना है, +3। ये वीरू है, ये वीरू है, ये बसंती है। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी तो कंपाउंड बनेगा। यहां 3 है, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां -2 है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ये किसका फॉर्मूला है? एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, हम क्या लेते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड। आपको बहुत जगहों पर मिलेगा ये एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है, ये बहुत जगहों पर मिलेगा। एल्युमिनियम Al123 नाइट्राइड 123, अरे वीरू और बसंती, इन दोनों के चार्ज ऑलरेडी इक्वल है। अगर कटायन एनायन वीरू बसंती, कटायन एनायन वीरू बसंती के चार्ज ऑलरेडी इक्वल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। Al कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करना क्या है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो कराना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज को टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल करना है, और कुछ भी तो नहीं करना है। इसमें ऑलरेडी टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, तो क्या कर लेगा भाई? कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप बच्चों इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लो कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड में अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है तो कंपाउंड है, नहीं तो वो कंपाउंड नहीं है। वो कैटायन हो सकता है, वो एनायन हो सकता है, वो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं बनेगा। तो आप ये ध्यान कर लो कि कहीं भी किसी भी सूरत में किसी भी हालत में टोटल पॉजिटिव चार्ज को टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना ही चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या है वो एग्जांपल? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो भाई, सोडियम Na+, क्लोराइड Cl-, इस कैटायन का यानी कि इस वीरू का पॉजिटिव चार्ज इस एनायन के यानी इस बसंती के नेगेटिव चार्ज के ऑलरेडी इक्वल है। और अगर इनका चार्ज इक्वल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लिख दो ना NaCl। आगे देखो, आपको क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों कैल्शियम Ca+2 और क्लोराइड Cl-, यहां पर इसका चार्ज +2, यहां पर इसका चार्ज -1, इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो करना पड़ेगा, इस पर 2 चार्ज है, 2 यानी वीरू पर 2 चार्ज है, बसंती पर 1 चार्ज है। कंपाउंड बनने के लिए जितना चार्ज वीरू पर उतना ही चार्ज बसंती पर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा CaCl2। उस केस में बन जाएगा CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। बच्चों इन कैटायंस और एनायंस, इनके चार्ज अगर आपको लिस्ट नहीं है, या तो अगली क्लास में मैं लिस्ट बनवा दूंगा या फिर मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।